दोस्तों एक कहानी है विक्रम नाम के लड़के की जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी कि रुपयों पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। पुश्तैनी ज़मीन भी काफ़ी है और साथ में उसके पिता ने भी काफ़ी सारे पैसे उसके लिए कमा रखे हैं। जो विक्रम है वो शादी के योग हो गया है तो उसका पिता उससे जिक्र करता है कि बेटा अब तू शादी के लायक हो गया है, अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो विक्रम है वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे शादी करनी है एक गाँव की लड़की से जिसके अंदर संस्कार फूट फूट कर भरे हुए हों। अब इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है कि बेटे शादी ही तो करनी है, किसी से भी कर ले, रुपए पैसों की तो हमारे पास कोई कमी ही नहीं है। लेकिन विक्रम अपने पिता से साफ साफ कह देता है कि पिताजी मैं किसी अमीर घर की लड़की से या फिर किसी शहरी लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शहर की लड़की संस्कारों को नहीं समझा करती है। इसी वजह से मुझे गाँव की लड़की से शादी करनी है। अगर आप गाँव की लड़की से शादी कराते हो तो मैं बेशक से शादी कर लूँगा, वरना मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर उसका पिता अपनी सभी जानकारियों में ऐसी लड़की के लिए पूछने लगता है। वह पूछता है कि कोई अच्छी सी लड़की हो जो संस्कारी हो, सुंदर हो, सुशील हो और जिसको घर का काम काज भी अच्छी तरह से आता हो, क्योंकि ऐसी ही डिमांड थी उसके लड़के विक्रम की। अब उसके बाद उसके एक रिलेटिव्स ने एक लड़की बताई थी जिसका नाम था ममता। ममता जो कि अपने परिवार की बड़ी बेटी थी, उससे छोटा एक भाई था और उसके माता पिता थे, यानी कि 4 लोग वो परिवार के अंदर थे। इधर जो विक्रम था वो इकलौता था, तो दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, परिवार दोनों इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो विक्रम है वो ममता को पहली ही नज़र में देखते ही पसंद कर लेता है, क्योंकि जो गुण उसे चाहिए थे वो सारे के सारे गुण उसमें उसे दिखाई दे जाते हैं। अब इसके बाद विक्रम और ममता दोनों की शादी हो जाती है। विक्रम जो कि अमीर परिवार से बिलोंग करता था, वहीं उसी के उलट जो ममता थी वो बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया था, केवल बारात को खाना खिलाने का इंतजाम उन्होंने किया था और उसके बाद अपनी बेटी की शादी कर दी थी। दोस्तों अब इसके बाद जो ममता है वो शादी होकर विक्रम के घर में आती है और वहां आकर वहां की अमीरी को देखकर, वहां के ठाट बाट को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो अलग अलग तरह की बातें करने लगती है और इन सभी चीज़ों को, सभी ऐशो आराम को देखकर उसकी सारी भावनाएं बदल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि कोआ चला हंस की चाल, अपनी चाल गवा बैठा। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो जो ममता है वो अमीरी को देखकर एकदम से चौंधिया गई है और धीरे धीरे उनके दिन बीतने लगते हैं। इधर जो विक्रम है वह भी ममता से बड़ी इज्जत से बात किया करता, बड़ी तहजीब से बात किया करता और बड़े ही प्यार से उसको अपने घर में रखा करता है। अब विक्रम का थोड़ा ट्रकों का कारोबार था, तो ट्रकों के कारोबार में एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के चलते विक्रम का ट्रकों का कारोबार घाटे में चलने लगता है। अब धीरे धीरे वो घाटा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वह घाटा इतना बढ़ गया था कि विक्रम को अपनी पुश्तैनी ज़मीन को भी बेचना पड़ता है। अब जैसे ही उनकी पुश्तैनी ज़मीन बिकी थी तो उसके बाद उन लोगों के पास गरीबी आ गई थी और जैसे ही ममता इस गरीबी को देखती है तो वह विक्रम से नफरत करने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पे विक्रम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर वाले की मार है। ऊपर वाले की मार जब पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं होती। ऐसा ही कुछ विक्रम के साथ हुआ था। उसे क्या पता था कि जिस कारोबार को लेकर वो पैसे कमाने की सोच रहा है वही कारोबार इसको डुबा देगा। लेकिन विक्रम अभी ज़्यादा उम्र का नहीं था और वो पढ़ा लिखा भी था। इसके बाद वो अपनी पत्नी को समझाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ममता ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। अपने पति से ना तो अच्छी तरह से बात किया करती थी, ना ही अपने सास ससुर का ख्याल रखा करती थी। घर के जितने भी नौकर थे वो सभी काम छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि पैसों की तंगी आ गई थी और तंगी के कारण विक्रम ने सभी नौकरों को घर से काम से निकाल दिया था। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी बुरा टाइम आता है, ऐसा ही बुरा टाइम विक्रम का आया था। धीरे धीरे समय बीतता है, उनके छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप लेने लगते हैं और ऐसे ही एक विवाद को लेकर ममता रूठकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद जो ममता है वो वहीं पर रूठकर बैठ जाती है। इधर जो विक्रम के माता पिता हैं वो विक्रम से कहते हैं कि बेटा जा बहू को ले आ, उसको दोबारा से समझा देंगे। और ऐसे तो हर घर में झगड़े हो जाया करते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी के 2 पहलू हैं और ये ज़िंदगी में आते रहते हैं। अब इस बात को सुनकर विक्रम जाता है उसे लेने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है। दोस्तों इसके बाद विक्रम वहाँ से वापस आ जाता है और इधर जो ममता थी वह विक्रम पर तलाक का केस दर्ज करा देती है। अब विक्रम के पास पहले से ही तंगी है, ऊपर से उसने एक केस और दर्ज करा दिया था। अब धीरे धीरे वह केस कोर्ट में चलता है और कोर्ट में चलते हुए विक्रम और ममता दोनों का तलाक हो जाता है। तो विक्रम ने तलाक के एवज में कुछ रकम थी, जो रकम ले जाकर उसने अपने मायके वालों को दे दी थी। अब इसके बाद ममता अपने घर वालों से कहती है
कि मेरी कहीं और शादी करा दो, एक लड़का मैंने देख रखा है, उसी से मेरी शादी करा दो। दोस्तों इस बात को सुनते ही उसके घर वालों को भी ज़रा भी देर नहीं लगती इस बात को परखने में कि किस वजह से इस लड़की ने अपने पति को तलाक दिया है। दरअसल ममता शादी से पहले से ही उस लड़के से बात करने लगी थी जिसका नाम था सतीश। अब सतीश से वो बार बार बात किया करती। सतीश जो कि अपने आप को एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बताता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पति के पास अगर पैसा नहीं है तो तुम ऐसा करो, उसको तलाक देकर मेरे पास आ जाओ और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूरी कर दूंगा। इसी कारण से ममता ने विक्रम को तलाक दिया था। अब तलाक हो गया था तो तलाक होने के बाद वह अपने घर वालों को कहती है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो घर वाले भी इस बात में कर ही क्या सकते थे, क्योंकि अब उसने तलाक ले लिया था और तलाक के बाद घर वाले खुशी खुशी ममता की शादी सतीश नाम के लड़के से करा देते हैं। अब जैसे ही सतीश से ममता की शादी होती है तो धीरे धीरे 1 साल तक तो सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वक्त बीतता है तो वक्त के साथ जो सतीश है वो अपनी औकात दिखाने लगता है। सतीश के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे और उन्हीं पैसों के दम पे उसने ममता को बहला फुसला लिया था 1 साल तक। अब 1 साल के बाद वो ममता से कहता है कि अच्छा तुम्हारा तलाक हुआ था और तलाक के एवज में कुछ पैसे तुम्हारे पहले पति ने दिए थे, उन पैसों को लेकर आओ, मायके जाओ। अब इस बात को सुनकर ममता पहले तो मना करती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि सतीश उतना अच्छा इंसान नहीं था जितना वो उसे समझ रही थी। सतीश उसे धमकाता है और फोर्सफुली कहता है कि उन पैसों को लेकर आओ वरना मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ममता थकी हारी सी अपने मायके जाती है और अपने मायके वालों से कहती है कि जो पैसे मेरे पति ने मुझे तलाक में दिए थे उन पैसों को वापस दे दो। अब उसके माता पिता जैसे इस बात को सुनते हैं तो उसे फटकार कर मारते हैं, कहते हैं कि अच्छा उन पैसों को लेने के लिए आई है, वो पैसे नहीं है हमारे पास, तुम्हारी दूसरी शादी उन्हीं पैसों से हमने की थी। अब इस बात को सुनकर जो ममता है पूरी घटना अपने माता पिता को बताती है कि वो मुझसे कह रहा है कि उन पैसों को लेकर आओ, अगर मैं उन पैसों को नहीं लेकर गई तो वो मुझे अपने पास नहीं रहने देगा। अब उसके बाद उसके माता पिता भी कह देते हैं कि बेटी जो कुछ भी तूने बोया है वो तो तुझे काटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले ऐसे नहीं थे दोस्तों, वे समझदार थे। उन्हें पता था कि किसी लड़के ने अगर ऐसी लड़की मांगी है तो उसे क्या करना चाहिए। वह समझदार थे, उन्हें सब कुछ बात के बारे में पता चल गया था। अब दोस्तों इसके बाद वे भी उसे धुतकार कर वहां से भगा देते हैं। ममता दोबारा से उस सतीश के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि मेरे घर वाले उन पैसों को नहीं दे रहे, तुम ही मुझे अपने पास रख लो। लेकिन सतीश उसे रखने से साफ इनकार कर देता है। अब इसके बाद ममता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिससे उसने दूसरी शादी की थी उसने भी उसे घर से निकाल दिया। इधर मायके वालों ने भी ये बोल दिया कि हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तू हमारे लिए मर गई है। इधर जो उसका पहला पति था उसको पहले ही वो तलाक दे चुकी थी। उसे अपने पहले पति की याद आती है, उसकी बातें याद आती हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से किसी बात को समझाया करते थे, कितनी अच्छी तरह से उससे बात किया करते थे। इधर जो ये सतीश है ये बार बार उसे प्रताड़ित करता है और बार बार परेशान करता है और ना ही उसे कैसा भी प्यार करता है, केवल ये तो उसका यूज़ कर रहा था। और यूज़ करने के बाद जैसे ही टाइम निकल गया तो इसने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और दोस्तों ना ही सतीश के पास इतना पैसा था जितना वो बता रहा था। अब ममता करे भी तो क्या करे, और इसी असमंजस में होकर वह गांव के प्रधान के पास चली जाती है। वहां जाकर गांव के प्रधान से कहती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इस बार अगर वो पुलिस स्टेशन जाती तो भी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। पहली बार तो उसका साथ उसके मायके वालों ने दे दिया था, लेकिन इस बार कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था। अब इसके बाद गांव का प्रधान उस पर रहम दिखाता है। उस लड़के को बुलाया जाता है सतीश को और उससे कहा जाता है कि हाँ भाई तू इसे अपने साथ क्यों नहीं रख रहा। उसके बाद वो कह देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इसे बैठा कर खिला सकूं, अगर इसे केस करना है तो ये केस भी कर लेगी, जो ये चाहती है वो कर सकती है, मैं इससे ज़रा भी इनकार नहीं करूँगा। अब इस बात को सुनने के बाद ममता बिल्कुल टूट जाती है और वो प्रधान जी से कहने लगती है कि प्रधान जी कैसे भी करके मेरे जीवन को गुजारा करने के लिए कोई जुगाड़ लगाइए। उसके बाद प्रधान जी कहते हैं कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मुझे कोई ऐसा रोज़गार दिला दो जिससे मेरा जीवन व्यतीत हो जाए और उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह बात वह लड़का सतीश भी सुन रहा था। तो तभी जो प्रधान जी वो पूछते हैं कि बताओ तुम कैसा काम करना चाहती हो, वैसा ही काम हम तुम्हारा करा देंगे। उसके बाद जो ममता है वो थोड़ी देर सोच विचार में पड़ती है। सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि प्रधान जी मुझे एक दुकान खुलवा दीजिए शहर के बीच में, जिससे मैं अपना गुजर बसर अच्छी तरह से कर लूँ।
इससे कह दो केवल ये इतना कर देगा और उसके बाद मैं इसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आऊँगी। ये बातें वो सतीश के लिए कह रही थी। तो सतीश भी प्रधान जी की इस बात के लिए एग्री हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैं खुलवा दूंगा, अगर इस तरह से आप ही टले तो मैं ऐसे ही टालना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो शहर के अंदर उसकी एक दुकान खुलवा देते हैं और उस दुकान के अंदर कुछ महिलाओं का सामान रखवा देते हैं जिसको ममता वहाँ पर बेचने वाली थी। अब धीरे धीरे ममता उस दुकान पर काम किया करती और इसी तरह से उसके दिन व्यतीत होने लगते हैं। उसी दुकान की वजह से वो अपना टाइम काट रही थी और धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी उस दुकान के आसपास जो और दुकानें थी उसी तरह की, वो दुकान वाले किसी बात को लेकर ममता से लड़ाई कर देते हैं। अब शहर के अंदर दुकान थी, ममता से लड़ाई होती है तो ममता इस बात की शिकायत करने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, क्योंकि अब उसके साथ कोई भी नहीं है जो उसका सहारा बने, जो उसके साथ डटकर खड़ा रहे। अब इसीलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर वह एक हवलदार साहब से रिपोर्ट लिखवा ही रही थी। तभी उस थाने के दरोगा जी आते हैं और दरोगा जी को जैसे ही ममता देखती है तो एकदम हक्की बक्की सी खड़ी रह जाती है। इधर जो दरोगा जी थे वह भी ममता को देखते हैं लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करते और सीधे अपना कैबिन में चले जाते हैं। अब ममता उस हवलदार से पूछती है कि ये जो साहब अभी आए थे ये कौन है? तो हवलदार साहब कहते हैं कि ये इस थाने के दरोगा हैं और यही तुम्हारे केस पर काम करेंगे। अब उसके बाद वो कहती है कि मैं इनसे मिल सकती हूँ। तो हवलदार साहब कहते हैं कि ठीक है मिल लो जाकर, वहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, आप जाकर मिल सकते हो। उसके बाद ममता उसके कैबिन में जाती है और वहाँ जाकर उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों वह दरोगा और कोई नहीं, उसका पहला वाला पति था जिसको उसने तलाक दे दिया था गरीबी के चलते। अब इसके बाद वह उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें छोड़कर जिससे शादी की थी उसने मुझे धोखा दे दिया और अब मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अपने घर में नौकरानी बनाकर रखोगे तो मैं नौकरानी बनकर रह लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे अपना लो। लेकिन जो विक्रम था वो उसे साफ मना कर देता, कहता है कि अब इसमें माफ़ी जैसी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। तुमने अपनी मर्जी से मुझे तलाक दिया था और अपनी ही मर्जी से दूसरी शादी की थी, अब मुझसे तुम माफ़ी की कोई गुंजाइश मत रखो। बस ये बताओ कि तुम्हें काम क्या है और किस वजह से तुम इस थाने के अंदर आई हो। हाँ, मैं तुम पर तरस खाकर इतना कर सकता हूँ कि जिस काम के लिए तुम आई हो उस काम को तुम्हारे को जल्दी से जल्दी करा दूंगा। उसके बाद ममता, जिसकी आंखों से अभी आंसू सूखे नहीं थे, वो विक्रम की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि सारा खेल उसी का गड़बड़ किया हुआ था। इसके बाद वह विक्रम को अपनी शिकायत बताती है, कहती है कि अड़ोस पड़ोस वाले दुकानदार उससे लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तू कम पैसे में सामान को बेचती है और इस तरह से ना कर, हमारी ग्राहकी खराब होती है। अब बताइए आप कि मैं कम पैसे में सामान क्यों बेचूंगी? जब मुझे कुछ बचता है तो ही तो मैं सामान बेचती हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब इस बात को सुनकर विक्रम कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वापस चली जाओ। उसके बाद जो विक्रम दरोगा जी थे थाने के, वो खुद एक गाड़ी में बैठकर उसकी दुकान पर जाते हैं और वहाँ के अड़ोस पड़ोस वाले दुकानदारों को वार्निंग देकर आते हैं। कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने ऐसे ही काम किया तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पहली वार्निंग देकर, लेकिन आगे से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके बाद जो ममता है वो वहीं पर काम किया करती है और बार बार इस बात को सोचकर अपने मन ही मन दुखी हुआ करती है कि उसने एक हीरे जैसे पति को छोड़ दिया और एक ऐसे कांटे जैसे पति से शादी की जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर गया। आप क्या कहना चाहते हो ममता के बारे में, क्या कहना चाहते हो विक्रम के बारे में, क्या कहना चाहते हो सतीश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।